15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के बहुचर्चित उसरी कांड मामले में मुख्तार अंसारी कल गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए बांदा जिला से गाजीपुर पहुंचेंगे। कुल मिला के बता दें कि मुख्तार अंसारी के आने को लेकर जिला प्रशासन यानी डीएम-एसपी भारी फोर्स के साथ न्यायालय परिसर का चक्रमण किया, निरीक्षण किया है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कुल मिला के बता दें कि 15 जुलाई 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला जो है मऊ के लिए जा रहा था, जिस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। मंगलवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 21 साल बाद 2 कट्टर दुश्मनों का आमना सामना हो सकता है। गाजीपुर के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में डॉन ब्रजेश सिंह के खिलाफ माफिया मुख्तार की गवाही होनी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने भारी फोर्स के साथ ही कोर्ट परिसर का जायजा लिया। पेशी के दौरान किसी भी तरह की आशंका के चलते कोर्ट परिसर के आसपास चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के साथ ही पीएससी को भी सुरक्षा में लगाया गया है। प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि कल न्यायालय में गवाही के लिए पेश होंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन जो है काफ़ी तैयारियों में लगा हुआ है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि कल वो न्यायालय में पेश होने की पूरी संभावना है कल गवाही के लिए। दोनों बाहुबलियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। बावजूद इसके मुख्तार अंसारी की ओर से डॉन ब्रजेश सिंह से जान का खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गाजीपुर कोर्ट ने पहले ही मुख्तार की सुरक्षा की मॉनिटरिंग अपर मुख्य सचिव गृह से कराने का आदेश दिया है। ऐसे में अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि साल 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य साथी की मौत हो गई थी। मुख्तार ने डॉन ब्रजेश सिंह पर हमले का आरोप लगाकर उसे मुख्य आरोपी बनाया था। मुख्तार अंसारी के एक गनर और एक अन्य सहयोगी की मौत हुई थी, वहीं दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी। कुल मिलाकर उस मामले में कल मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है। गवाही को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुटा हुआ है। आलोक त्रिपाठी, जी मीडिया, गाजीपुर। गौ तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाले अकबर बंजारा पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अकबर बंजारा का 6 करोड़ का मकान प्रशासन ने कुर्क कर दिया। पुलिस ने शास्त्री नगर में बंजारा के 6 करोड़ के मकान को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अब तक बंजारा की 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के बाहर के दरवाजे बंद थे। पुलिस सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल हुई, उसके बाद पूरे मकान को अपने कब्जे में लिया। अंतरराष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को असम में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। अकबर बंजारा पर असम में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसके बाद खुलासा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्करों ने अलग अलग जगहों पर करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। बाकी संपत्ति की अभी जांच चल रही है। कानपुर यूनिवर्सिटी में विनय पाठक के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर यूपी एसटीएफ जांच कर रही थी और अब ये पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया है। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए भेजे गए पत्र को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। इस मामले में जल्द सीबीआई जांच शुरू करेगी। बीते 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में प्रोफेसर विनय पाठक और उनके करीबी अजय मिश्रा पर दर्ज केस की सीबीआई से जांच कराने के लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को सिफारिश पत्र भेजा था। कार्मिक मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। सीबीआई इस केस में सहमति देकर जांच शुरू करेगी। वीसी विनय पाठक के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जल्द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करेगा।
ईडी इससे पहले ही इंदिरा नगर पुलिस से पूरे मामले में जांच रिपोर्ट मांग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी नहीं मिलने पर ईडी ने दोबारा इंदिरा नगर थाना पुलिस से जानकारियां तलब की हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के बाद सीबीआई इंदिरा नगर थाने में दर्ज मुकदमों से संबंधित सभी दस्तावेज जल्द ही अपने कब्जे में ले लेगी। इस केस में प्रोफेसर पाठक, उनके करीबियों अजय मिश्रा, अजय जैन और संतोष कुमार सिंह को भी आरोपी बनाया जाएगा। एसटीएफ तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि इंदिरा नगर थाने में 26 अक्टूबर को डेविड मारियो ने विनय पाठक और उसके करीबी अजय मिश्र के खिलाफ कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और जल्द ही इस पूरे मामले पर जांच भी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अमर शाह के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बयान एक बार फिर चर्चाओं में है। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। लोनी से विधायक गुर्जर ने कहा कि अगर बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कोई फर्जी व्यक्ति घर में जबरन घुस आए तो उसे ऑन स्पॉट मार दो। लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला ले, मैं उसकी हत्या करूंगा। कि वहाँ कोई हत्या करने की बात नहीं है, उसको पूरा स्क्रिप्ट करके किया गया है। जबकि मैंने ये कहा है जो लोग वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बिल्कुल दिल्ली रोड के उधर दिल्ली है एक मकान के बाद, तो वहां से बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं और बिजली के अधिकारी या कुछ और बता करके लोगों को बंधक बना करके लूटपाट करते हैं। वही घटना हुई कई घरों में। दिन में आए और कहा कि हम बिजली के अधिकारी हैं और आपका लोड ज्यादा है। उन्होंने कहा जी हम सारी चीजें देते हैं। उसके बावजूद उनके मोबाइल रख लिए गए, उन्हें बंधक बना लिया गया, एक तरह से डकैती डाली गई। तो मैंने उस संबंध में कहा है कि बिजली के अधिकारी हैं या नहीं है, उनको लोग पकड़ करके बैठा लें कि अगर जो सही है तो कोई बात नहीं है, अवैध उगाही कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर डकैत हैं तो उनको पकड़ करके बैठा लें, पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस उनका एनकाउंटर करने का काम करे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, किसी कीमत पे इस तरह के अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये मैंने उसमें साफ कहा है। जो वीडियो मैंने भेजी है जो मेरी रियल है दूसरी। आपको बता दें कि 7 जनवरी को लोनी इलाके में कुछ युवक खुद को बिजली विभाग से बताकर घर घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी गैंग ने एक घर में जबरन घुसकर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने इस तरह का बयान दिया। ये पहली बार नहीं है जब नंदकिशोर गुर्जर का बयान सुर्खियों में रहा है। इससे पहले भी उनके कई बयान वायरल हुए हैं। बयान का किसी भी क्षण दिया गया हो पर ये चर्चाओं का विषय बन रहा है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी वो जनता को हत्या करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बयान से लौनी की राजनीति को तेजी मिल गई है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अचानक से उग्र हुए छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी पर हमला बोल दिया। दरअसल ये हमला इस बात को लेकर था कि यहाँ पर छात्र संघ चुनाव कराने में देरी हो रही है। कई बार छात्रों के अपील के बावजूद चुनाव अधिकारी तो नियुक्त कर लिए गए, लेकिन चुनाव को लेकर कोई तिथि निर्धारित नहीं हो रही थी, जिससे आक्रोशित छात्रों ने पूरे ऑफिस परिसर को घेर लिया। इसके बाद चुनाव अधिकारी और चीफ प्रॉक्टर जब गाड़ी में बैठकर बाहर जाने लगे तो अचानक से छात्रों के एक दल ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी पर छात्रों ने हमला बोल दिया। दरअसल छात्र स्टूडेंट इलेक्शन न कराए जाने से इतना भड़क गए कि प्रॉक्टर की गाड़ी पर लाठी डंडों से टूट पड़े। हमले में बाल बाल बची काशी विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर सुनीता सिंह। उस बीच में मैं भी उनके साथ मौजूद थी और काफ़ी बीच बचाव करने के बाद मैं उनको सुरक्षित की और साथ में तय हुआ कि आप अभी इसी वक्त चुनाव अधिकारी आप अभी इसी वक्त कमिश्नर डीएम से जाके मिल के आइए और आज 5 बजे तक आप तिथि की घोषणा कर दीजिए। छात्रों और चीफ प्रॉक्टर के बीच छात्र चुनाव को लेकर पहले घंटों बातचीत चली। बातचीत के दौरान छात्र काफी उग्र नजर आए। वो चीफ प्रॉक्टर से तू मैं कर रहे थे। जब बात बढ़ने लगी और वार्ता किसी मोड़ पर नहीं पहुंची तो चीफ प्रॉक्टर अपनी सरकारी गाड़ी में बैठने लगी, जिससे छात्र बौखला गए और दौड़ते हुए नजर आए। कुछ छात्र गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाने लगे।
और गाड़ी के शीशे में तोड़फोड़ की, जिसमें सुरक्षा अधिकारी को चोट आई है। इस मामले पर बातचीत करते हुए चीफ प्रॉक्टर ने ये कहा कि इस मामले पर जो है किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने एसीपी को जरूर बुला लिया था और इस मामले पर अब जो है सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आगे से पूरा ध्यान रखा जाएगा, इस बात को लेकर भी आश्वासन दिया है। आने वाले समय में क्या छात्र संघ चुनाव होते रहेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से चुनाव को टालता रहा है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। लखनऊ में डीजे को बंद कराने को लेकर होटल और उसके साथियों ने सेना में तैनात मेजर की गाड़ी जला दी। मामला लखनऊ के गोमती नगर का है, जहां सेना में तैनात मेजर अभिजीत सिंह अपने घर आए हुए थे और पास में बने होटल में रात को 11 बजे डीजे बज रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद होटल के मालिक, उनके साथियों ने उनके घर पे आकर गाड़ी में पेट्रोल छिड़क दिया, उसके गाड़ी में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी की राजधानी लखनऊ के पौशला के गोमती नगर में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां विशाल खंड में डीजे बजाने से मना करने पर बदमाशों ने मेजर के घर के सामने खड़ी कार में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। मेजर अभिजीत सिंह का आरोप है कि यह घटना कैफे संचालक के इशारे पर की गई है। मारपीट करने के मोड में ही आ गए थे, बट वहां पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो वो पुलिस से भी कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में राहुल जी और जो पुलिस वाले थे, उनकी पता नहीं आपस में क्या बात हुई, बट उन्होंने आग कब लगाई है घर पे? हाँ, आग उन्होंने उसके वहां से मैं चला आया जब पुलिस ने मामला खत्म करा दिया, म्यूजिक बंद हो गया। उसके 1 घंटे बाद रात में 3 बजे खिड़की तोड़ी गई और मुझे शीशा टूटने की आवाज आई। बाहर निकला तो गाड़ी जल रही थी। पुलिस ने बताया कि विशाल खंड में रहने वाले मेजर अभिजीत सिंह के घर के पास मिलानो कैफे है। आरोप है कि रविवार की रात कैफे में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इस पर मेजर ने कैफे संचालकों से डीजे बंद करने को कहा। जब संचालकों ने उनकी बात सुनी नहीं तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पुलिस के कहने पर कैफे में डीजे बंद कर दिया गया। इसको लेकर मेजर और कैफे संचालकों के बीच कहासुनी होने लगी। मेजर का आरोप है कि डीजे बंद हो जाने के बाद वो घर आकर सो गए। सुबह 3:30 बजे उनकी पोर्टिको में आग की लपटें नजर आई। उनकी कार जलती हुई मिली। जब तक वो आग पर काबू पाते कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले में डीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने बताया है कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि होटल रिहायशी इलाके में बना हुआ है, तो होटल की भी जांच की जा रही है कि ऐसे में जहां रिहायशी इलाका है वहां होटल कैसे बन गया। एलडीए के जो अधिकारी हैं, हालांकि वो आंख मूंदे हुए हैं। कुछ ही दिन पहले ऐसे कई होटलों की जांच भी की गई थी जिसमें होटल अवैध, मगर अभी भी अधिकारी ऐसे होटलों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। जोशीमठ में अभी तक 681 घरों में दरारें आ चुकी हैं। दरारें काफी बड़ी हैं और प्रशासन इनमें क्रॉस का निशान लगा दी है काफी भवनों में, और इनमें से करीबन 77 जो परिवार हैं उनको जो आपदा शिविर हैं उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने वहां पे कर दी है। उत्तराखंड में जोशीमठ का संकट जहां लगातार बड़ा होता दिख रहा है, वहीं सरकार और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से राहत बचाव के साथ साथ नई योजनाओं पर जुट गई है। यहां वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम स्टडी करने पहुंच चुकी है। सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्वे में जुट चुकी है। आईआईटी रुड़की जियो टेक्निकल स्टडी करेगी, वाडिया इंस्टीट्यूट सिस्मिक टेस्ट करेगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट करेगा। ऐसे 603 घरों की पहचान की गई है जिनमें दरारें पड़ी हैं। साथ ही यहां से कुछ होटल को तकनीक की मदद से हटाया जाएगा। आज 3 बजे हमारी सीबीआरआई की टीम
सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, उसकी टीम गई थी, जाकर के एक स्नैप सर्वे किया है। वहाँ उसको मैकेनिकल तरीके से हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी गई है और वो इक्विपमेंट्स की लिस्ट कल तक PWD को बोला गया है इक्विपमेंट उपलब्ध करा लें और उसके बाद वो कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जोशीमठ में भू धसाव की घटना के सामने आने के बाद पहाड़ के दूसरे इलाकों की इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। कर्णप्रयाग में भी ऐसी ही समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ बहुगुणा नगर के 50 घरों में दरारें और भू धसाव देखने को मिल रहा है। बहुगुणा नगर के कई परिवारों को अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों की यहाँ शरण लेनी पड़ रही है। पीड़ित लोगों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी जिले में भी जोशीमठ जैसी समस्या देखने को मिल रही है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मस्ताड़ी गांव के लोगों ने बताया कि उनका गांव धीरे धीरे नीचे की ओर धंसने लगा है। मकानों में लंबे समय से बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। टेक्निकल जो भूवैज्ञानिक आया था, उन्होंने अपने साफ शब्दों में लिखा है, मेरे पे अगर कटिंग की जरूरत है तो उस समय के अखबार की कटिंग भी पड़ी है आज की डेट में। तो उन्होंने साफ लिखा था कि यहाँ पे दरारें ज़्यादा है, ये गांव को खाली किया जाए, इनको अन्यत्र विस्थापित किया जाए। पर सरकारें बदली, समय बदलता रहा, तो आज लोग शासन बोलता है तुम यहाँ पे निर्माण क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली 31 साल हो गए, आज तो निर्माण तो रहना तो है ही है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने कहा कि उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाएगा, उसके बाद ही विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। मस्ताड़ी का गांव है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पानी आता है नीचे से, उनके गांव में रॉक के नीचे से, तो जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था, उन गांव वाले उससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसमें रीसर्वे कराएं, तो उसके लिए रीसर्वे के लिए भी शासन को अवगत कराया गया। तो वहाँ से रीसर्वे की टीम जो हायर अथॉरिटी है वो रीसर्वे करेगी, उस आधार पर विस्थापन का कार्य किया जा सकता है। दरकते और धंसते पहाड़ों को लेकर धामी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को लेकर सतर्क हो गई है। धामी सरकार ने फैसला किया है कि इस बात की जांच करवाई जाएगी कि पर्वतीय क्षेत्रों के शहरों की धारण क्षमता कितनी है, साथ ही ये इलाके कितना भार सहन कर पा रहे हैं। सर्वेक्षण करने के बाद इस पर ठोस फैसले लिए जाएंगे। ये आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं या कर रहे हैं। कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हम उस पर अब क्योंकि सारी सर्वेक्षण करने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे रोक लगाएंगे, काम करेंगे उस पर। अब भू धसाव कर्णप्रयाग के बहुगुणा कॉलोनी में भी शुरू हो गया है, जहां पे 25 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों का मानना है कि ये दरारें काफी बड़ी हैं और हमें काफी खतरा यहाँ पे हो चुका है और प्रशासन से वो गुहार लगाए कि हमें भी विस्थापन किया जाए। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, चमोली। सर्दी बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों में अब हृदय से संबंधित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सर्दी बढ़ने के साथ हार्ट अटैक की समस्या भी लोगों की लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे अस्पताल जहां पर हार्ट के मरीजों का इलाज होता है, वहां पर इस तरह से कतारें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है राजधानी लखनऊ के KGMU के लारी कार्डियोलॉजी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे तीमारदार बाहर लाइन में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। सोमवार को भी सुबह से ही शीतलहर और घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बार की ठंड दिल के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तेज ठंड पड़ने से दिल के मरीजों में दिक्कतें बढ़ रही हैं। बढ़ती सर्दी और गिरते पारे के बीच हार्ट अटैक से हो रही मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में दिल के मरीजों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। एक तो ओवरऑल हार्ट अटैक के मरीज जो बढ़ रहे हैं वो बेसिकली यंग एज में बढ़ के आ रहे हैं, यंग एज में वो ज़्यादा आ रहे हैं। नॉर्मली जो हम लोग हार्ट अटैक का जो एज ग्रुप मानते थे वो बियॉन्ड 60-65 मानते थे, वो अब ग्रेजुअली बार जो है लोअर डाउन होकर अब अराउंड 40 और अब अनफॉर्चुनेटली 30 to 40 ईयर्स में भी हार्ट अटैक के मरीज आने लगे हैं। रीज़न कई सारे हैं। यंग जनरेशन के लोग जो अब ज़्यादा स्मोक करते हैं। राजधानी लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
केजीएमयू और लोहिया संस्थान के सभी बेड फुल हो गए हैं। हार्ट के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया में रोजाना हार्ट अटैक के 25 मरीज सामने आ रहे हैं। पीजीआई में दिल के मरीजों के बेड फुल हैं। केजीएमयू में 80 बेड का आईसीयू भर चुका है, जबकि लोहिया अस्पताल में भी 23 बेड का आईसीयू फुल हो गया है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, शीतलहर चलती है, तो एक हमारे शरीर का नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है कि हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको बचाए रखें, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, उससे और दिक्कतें होंगी। डॉक्टर्स की सलाह यही है कि सर्दी में ज्यादा से ज्यादा खुद का बचाव करें। डॉक्टर्स के मुताबिक ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का थक्का जमने लगता है। इस सीजन में ब्लड वेसल सिकुड़ने के कारण शरीर में ब्लड फ्लो सही से नहीं रह पाता। इस वजह से दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक के हालात बन जाते हैं। ताजनगरी आगरा में एसिड अटैक 2 पीड़िताओं के मामले सामने आए हैं, जिनमें एक को तो 20 साल बाद और दूसरी को 23 साल बाद न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है। दरअसल एसिड अटैक पीड़िताओं ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी कि उनके साथ एसिड अटैक की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसिड अटैक के पुराने मामलों में महिलाओं को मदद मिली है। एक महिला पर 1997 और दूसरी महिला पर 2002 में एसिड अटैक हुआ था, जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गई थी। पहला मामला एतमाद दौला का है। एतमाद दौला की रहने वाली लड़की साल 2002 में अपनी बहन के ससुराल में गई थी। बहन के देवर आरिफ ने 7 सितंबर 2002 को उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। इससे उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह से जल गया। दरअसल आरिफ पीड़िता से शादी करना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। मेरे मन में यही था कि एक न एक दिन उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो उसने किया उसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं था। और आज मुझे शिरोज हैंगआउट में मैं 2016 से जुड़ी हूँ, तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी इस जगह में सपोर्ट किया मुझे। और मैं आगरा पुलिस कमिश्नर से मिली, उन्होंने कहा तत्काल में इनका FIR होनी चाहिए। दूसरा मामला ताजगंज इलाके का है। यहाँ की पीड़िता पर साल 1997 यानी 26 साल पहले एसिड अटैक हुआ था। पीड़िता पर एक मनचले ने एसिड अटैक उस वक्त किया जब पीड़िता का रिश्ता कहीं और तय हो गया। और मेरे पर अटैक हुआ था 1997 में। मैं कॉलेज से अपने घर आ रही थी, तो किसी मनचले ने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया। और उस वक्त मेरी FIR दर्ज नहीं हो पाई थी क्योंकि घर पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अगर सपोर्ट करने वाला तो हो सकता है रिपोर्ट हो जाती। और अब मैं 6 तारीख को कमिश्नर सर से मिली थी और उन्होंने हमारी FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आपको जितना भी बेनिफिट है, जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है और दोनों महिलाओं को न्याय दिलाया जाएगा। इसके अलावा जो और एसिड विक्टिम्स थी, उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी, छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी उस समय सुने गए और उनका भी हल किया जा रहा है। और इसके अलावा उनका ये रिक्वेस्ट था कि कहीं भी ओपन में अनलाइसेंस्ड एसिड की बिक्री ना हो, जिसमें सभी SHO इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिए गए। और आगे आने वाले समय में लगातार ये अभियान भी चलता रहेगा ताकि ओपनली कहीं भी कोई इस तरह का एसिडिक पदार्थ ना बिके।